1.5 लाख की सेना लेकर उसने चढ़ाई कर दी पुर्तगालियों पर। ठीक है, 3 महीने तक युद्ध चला, 3 महीने तक लंबा युद्ध चला, जिसमें मुगल सैनिक 1000 मारे गए। ठीक है, उसी के साथ साथ इन्होंने 400, तो पुर्तगालियों की अपेक्षा तो डच भी अच्छे थे, और डच की अपेक्षा अंग्रेज तो लाजवाब थे। अंग्रेज क्या थे, वो सबसे श्रेष्ठ साबित हुए, क्योंकि इनकी जो बंदूकें थी वो भी इनसे सबसे बेहतर थी। ठीक है भाई, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशि शर्मा। दोस्तों, अब तक हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम पुर्तगाली कैसे कैसे भारत आए, ठीक है, और भारत आने के उनके क्या उद्देश्य रहे, उसके बारे में हमने अब तक जाना। ठीक है, तो इसमें आगे चलकर कुछ और थोड़ा टॉपिक बाकी रहता है कि पुर्तगालियों की अंग्रेजों के साथ शत्रुता हो गई थी। ठीक है, आने वाले समय में, तो उसके क्या परिणाम हुए और वो कैसे हुई, तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने अभी पढ़ा था पिछली क्लास में कि पुर्तगालियों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। व्यापारिक कोठी मतलब उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी व्यापार करने के उद्देश्य से। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, और जितनी भी यूरोपीय शक्तियाँ थी, जो और देश थे, वे भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत की ओर बढ़ती है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे, डच। ठीक है, डच के बाद कौन थे फिर, जैसे अंग्रेजी हो गए, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, ऐसे। लेकिन इसके बाद पुर्तगालियों के बाद किसका आगमन रहता है, वैसे तो डच का रहता है। ठीक है, लेकिन डच के आगमन से पूर्व हम थोड़ी सी नजर सबसे पहले किस पर डालेंगे, अंग्रेजों पे। ठीक है, देखिए, तो दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा था, जहांगीर का शासन काल शुरू हो गया था। ठीक है भाई, जहांगीर का शासनकाल शुरू हो गया था। अब इसमें होता क्या है, जहांगीर का एक घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम था मुकरब खान। मुकरब खान। ठीक है, तो जहांगीर क्या करता है, इसको ना, मुकरब खान को राजदूत बना के भेजता है, अपने राजदूत के तौर पर भेजता है। कहां पर, गोवा में, और गोवा के वायसराय से मिलने। कब गया था ये गया था 1608 में। ठीक है, तो जहांगीर मुकरब खां को 1608 में अपना राजदूत बनाकर कहां भेजता है, गोवा। गोवा के वायसराय से मिलने। ठीक है, कुछ प्रस्ताव होगा जहांगीर का, या कुछ शांति संधि, या कुछ और प्रस्ताव होगा, तो ये उससे मिलने के लिए वहां पर गया। ठीक है, तो बाद में होता क्या है, मुकरब खां वहां पर पहुंच गया, लेकिन उस समय क्या था, जो पहले वायसराय थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। अब नया वायसराय कहां से आना था, वो आना था पुर्तगाल से। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पुर्तगाल से जो नया वायसराय आता था, उसको कौन, सम्राट, उसको नियुक्त करता था वहां पे। ठीक है, होता क्या है, उस समय तक नया वायसराय वहां तक नहीं पहुंचा था। ठीक है, नया वायसराय तब तक गोवा नहीं पहुंचा था, लेकिन गोवा में ही पुर्तगाली जो अधिकारी था, नाम था उसका जॉन मेंडोसा। जॉन मेंडोसा, ये एक पुर्तगाली था, और इसने कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, ऐसा इनकी प्रशासनिक उसमें लिखा होगा चार्टर में कि जब तक नया वायसराय अपना कार्यभार न संभाल ले, तब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी होता होगा। ठीक है, जब तक वो कार्यभार उसका संभालेगा। तो जॉन मेंडोसा ने क्या किया, 1608 में कार्यभार संभाल लिया। ठीक है, अब ये इसने वायसराय का कार्यभार संभाल लिया अपना 1608 में। तो अब इनको क्या था कि मुकरब खान ने सोचा कि भाई वायसराय तो आएंगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है, वायसराय वैसे आया नहीं वो। ठीक है, और वायसराय के तौर पे जॉन मेंडोसा ने ही
कार्यभार संभाला और वहां पर काम किया। ठीक है, अभी उसी के बावजूद होता क्या है, ये इससे मिलना चाहता था लेकिन जॉन मेंडोसा तब तक इससे मिला नहीं। तभी 1608 में एक और घटना घटती है। इंग्लैंड से कैप्टन विलियम हॉकिंस, एक अंग्रेज, कैप्टन विलियम हॉकिंस एक अंग्रेज भारत आता है इंग्लैंड के सम्राट से आज्ञा पत्र लेके भारत में व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से। ठीक है, और ये किससे मिल जाता है, जहांगीर से। तो ये 1608 में कहां पहुंचता है, सूरत में। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत पहली बार आया। कब आया, 1608 में। कहां पर आया, सूरत में आया। इसके जहाज का नाम पूछ लिया जाता है, क्या था, हेक्टर। इसके जहाज का जो नाम था वो क्या था, हेक्टर। ठीक है, तो ये 1608 में आ जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, सूरत में आ गया 1608 में, फिर ये यहाँ पर एक साल रुकता है और 1609 में ये कहाँ पहुंचता है, आगरा। क्यों, क्योंकि जहांगीर की राजधानी वही थी, आगरा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो मुगल जो बादशाह था वो वहीं पर बैठता था, अपना कामकाज वहीं से करता था। तो ये 1609 में किसके, जहांगीर के दरबार में पहुंचने की कोशिश करता है। कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस। लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस के आने की बात पुर्तगालियों को जब पता चलती है तो वे क्या करते हैं, हॉकिंस को रोकने की बहुत भरसक प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपनी उस कोशिश में नाकामयाब रहे। ठीक है, और वे हॉकिंस को जहांगीर से मिलने से नहीं रोक पाए। अब जहांगीर जो हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में प्रवेश करता है। क्योंकि विलियम हॉकिंस जो था ये तुर्की भाषा को बहुत अच्छी तरह जानता था। क्या जानता था ये, तुर्की भाषा। कहीं किसी किताब में आपको मिलेगा ये फारसी। ठीक है, वैसे ही तुर्की है। ठीक है, तो फारसी जो भाषा थी वह इंडो यूरोपियन थी वैसे, लेकिन जहां तक किताब में लिखा गया है वो है तुर्की। ठीक है, तो हॉकिंस क्या है, तुर्की बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया, किसमें, तुर्की भाषा में। तो तुर्की भाषा में उसने जो है संवाद किया, जहांगीर उससे बहुत खुश हुआ। तो हॉकिंस ने क्या किया, ये वहां से कुछ इनाम की राशि भी ला था। ठीक है, इनाम की जो राशि थी हॉकिंस जितनी ला था वो 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। 25,000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। ठीक है, तो जहांगीर भाई क्या हुआ, बहुत खुश हो गया और हॉकिंस को उसने क्या किया, 30,000 के वेतन पर रख लिया कि भाई 30,000 रुपये तुम्हें सैलरी मिलेगी और 400 का मनसब उसको प्रदान कर दिया। ठीक है, मनसब एक पद होता था मुगल सल्तनत में। ठीक है, तो मतलब मनसब में जो मनसबदार होता था ना, वो जैसे कोई सेनाधिकारी हो गया, ठीक है, या घोड़ों का संचालक, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था और इसको 400 का मनसब प्रदान किया। $30,000 के वेतन पर। ठीक है भाई, इसने इसको दे दिया। अब होता क्या है, पुर्तगाली नाराज हो गए। पुर्तगाली नाराज हो गए कि भाई इन्होंने तो क्या किया, अंग्रेजों को अनुमति दे दी और पुर्तगालियों को खतरा हो गया कि इनसे हमारा एक अधिकार छीना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो थे ना पुर्तगालियों से तो बहुत सक्षम थे हर स्थिति में। उनकी जो नौबहन और जो पोत थे वो भी से श्रेष्ठ थे। ठीक है, और उनकी जो नौसेना थी वो भी पुर्तगालियों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी थी। इससे तो अच्छी डच की भी थी, पुर्तगालियों से अच्छी तो डचों की भी थी, क्योंकि डचों ने क्या किया था, एक फ्लूट शिप का निर्माण किया था। ठीक है, फ्लूट शिप एक ऐसा जहाज होता था जिसको खेने के लिए बहुत ही कम लोगों की जरूरत पड़ती थी और वो आसानी से, मतलब उनकी रफ्तार भी क्या थी पुर्तगालियों की
जहाजों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो पुर्तगालियों की अपेक्षा तो डच भी अच्छे थे, और डच की अपेक्षा अंग्रेज तो लाजवाब थे ही। अंग्रेज क्या थे, वो सबसे श्रेष्ठ साबित साबित हुए, क्योंकि इनकी जो बंदूकें थी वो भी इनसे सबसे बेहतर थी। ठीक है भाई, तो अब क्या होता है, पुर्तगाली क्या हुआ, पुर्तगाली इससे नाराज हो गए, और चूंकि दरबार में, जहांगीर के दरबार में पुर्तगाली जो अधिकारी थे उनका दबदबा था भाई। ठीक है भाई, दरबार में जो भी कुछ घटना होती थी, कोई निर्णय लिया जाता था, कोई फैसला होता था ना, तो उसमें पुर्तगाली अधिकारी उसमें साथ रहते थे, वो नजर बराबर बनाए रखते थे कि कहीं आपके व्यापार पर या एकाधिकार पर तो कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, कोई नकारात्मक कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, और राजा की नीति का भी वे विश्लेषण किया करते थे। तो अब क्या हुआ, पुर्तगाली नाराज हो गए। जॉन मेंडोसा ने मुकरब खां, जो कि प्रतीक्षा कर रहा था जॉन मेंडोसा से मिलने की, तो जॉन मेंडोसा ने मुकरब खां से मिलने से मना कर दिया। ठीक है, उतावलेपन में जो उसने अपना फैसला लिया, किसने, जॉन मेंडोसा ने, पुर्तगालियों ने उतावलेपन में ये फैसला ले लिया। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ही दुष्कर साबित हुआ, इनके व्यापार पर प्रभाव पड़ा, नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हुआ क्या, जहांगीर ने इनसे होने वाले व्यापार पे जो छूट दे रखी थी ना, वो वापस ले ली। ये हटाओ भाई, तुमने मेरे प्रिय मित्र को मिलने से मना कर दिया, जो कि राजदूत भी था। अच्छा, ये ना एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी था भाई। ठीक है, तो पुर्तगाली क्या हो गए, हताश हो गए। अब जॉन मेंडोसा क्या काम करता है, फादर पिनेरो, जो वहां के पुजारी थे, फादर पिनेरो, क्योंकि इनका दबदबा बहुत ज्यादा था कहां पर, जहांगीर के दरबार में। भाई ईसाई चर्च पुजारी थे। ठीक है, और जैसे आपको पहले बताया था, अकबर और जहांगीर तो इनसे ही ज्यादा मतलब प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो फादर पिनेरो को जॉन मेंडोसा ने भेजा कि ये तो क्या हुआ, हमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, आप जाओ जी, जहांगीर को समझाओ, मनाओ बादशाह को, और हमसे गलती होगी तो मतलब क्षमा प्रदान करें, और लेकिन उसी के साथ साथ आप क्या करो, अंग्रेजों को एकाधिकार मत दो। क्योंकि हुआ क्या था, 1609 में जब हॉकिंस आता ना, तो इसने सूरत में अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति मांग ली थी, और इसको अनुमति दे दी भी थी जहांगीर ने 1609 में। लेकिन जब पुर्तगालियों ने दबाव बनाया, क्योंकि भाई आधिकारिक दृष्टि से पुर्तगालियों का दबदबा था दरबार में। ठीक है, तो जहांगीर क्या हुआ, जहांगीर दबाव में आ गया, प्रेशर में आ गया कि अब करूं तो क्या करूं, क्या निर्णय लूं। ठीक है भाई, जहांगीर के सामने ऐसा ऑप्शन आ गया कि करे तो क्या करे। ठीक है, अब इसने क्या किया, विलियम हॉकिंस को जो ये छूट दी थी उसको वापस ले ली, कि भाई क्योंकि इसको सूरत में कोठी खोलने की अनुमति दी थी कि सूरत के पतन पे जाओ, आप वहां पर कर सकते हो व्यापार। लेकिन जब इन्होंने दबाव बनाया तो इन्होंने वापस ले ली। ठीक है, होता क्या है, 1611 में हॉकिंस क्या करता है, दरबार छोड़ देता है, हॉकिंस चला जाता है। ठीक है, हॉकिंस चला गया। अच्छा, जो भी मैं आपको की पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, आप इसको नोट करते जाइए, क्योंकि मैं आपको वन लाइन में तो लिखा नहीं सकता। ठीक है, आप इनसे क्वेश्चन बनेगा, और यही महत्वपूर्ण है। हुआ क्या था, देखो शुरुआत से देख लीजिए आप एक बार। 1608 में हॉकिंस आया। ठीक है, कहां पर आया, सूरत के बंदरगाह पर, आप इसको लिख सकते हैं। 1609 में इसने क्या किया, जहांगीर के दरबार में गया, आगरा पहुंचा। आगरा जाकर इसने जहांगीर से मिला, 25,000 जो स्वर्ण मुद्राएं थी उसके बराबर जो उसको उपहार था, जो सम्राट ने देता, वो उसको पेश किया। बादशाह खुश हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने सूरत में व्यापार करने की अनुमति मांगी, इसको अनुमति मिल गई कब, 1609 में। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पुर्तगालियों ने उस पर प्रेशर बनाया कि भाई ये तो बहुत ही काम खराब हो गया। तो लेकिन जब उस पर दबाव बनाया तो उसने क्या किया, उनकी बात उनकी मान ली पुर्तगालियों की, और
हॉकिंस को वहां से हताश होकर लौटना पड़ा। ठीक है, तो 1611 में क्या हुआ, हॉकिंस वहां से दरबार छोड़ के चला गया। लेकिन तभी क्या होता है, 1611 में 1611 में कौन आया, ध्यान दो, क्वेश्चन बनेगा 1611 में कैप्टन मिडल्टन आया। कहां पर, जहांगीर के दरबार में। तो हम क्या लिखेंगे, 1611 में कौन आया वापस, कैप्टन मिडल्टन। ठीक है, जो क्या था, ये भी अंग्रेजी कैप्टन था। और इसने जहांगीर के सामने आके प्रत्यक्ष तौर पर वार्ता शुरू कर दी कि भाई हमें व्यापार की अनुमति दो, हम व्यापार करना चाहते हैं। तो जहांगीर ने क्या, इसने क्या किया, ये जहांगीर को मनाने में सफल हो गया, उसको कन्विंस कर लिया इसने कि चलो भाई ठीक है, दे देते हैं। पुर्तगाली फिर सदमे में आ गई। पुर्तगाली ने सोचा अब कैसे करे भाई, क्योंकि हॉकिंस निराश होकर लौटा था। ठीक है, हॉकिंस क्या था, निराश होकर लौटा था। तो इन्होंने क्या किया, 1612 में 1612 स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, 1612 में एक कैप्टन बेस्ट, ये अंग्रेजी कैप्टन थे। वैसे इसका पूरा नाम होता है कैप्टन थॉमस बेस्ट, आप लिख सकते हैं। कैप्टन थॉमस बेस्ट आया भारत। ठीक है, अच्छा इसके जहाज का नाम पूछ लेते हैं। अच्छा ये कब आया भारत, 1612 में। कौन आया, कैप्टन थॉमस बेस्ट। इसके जहाज का क्या नाम था, ड्रैगन, ध्यान देना। ठीक है, इसके जहाज का क्या नाम था भाई, ड्रैगन। ठीक है, तो ये इसने क्या काम किया, ये वहां पर आ गया। ठीक है, 1612 में। और इसका एक छोटा जहाज था, ठीक है, उसके द्वारा इन्होंने पुर्तगालियों पे आक्रमण कर दिया। इतना भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है, क्योंकि इनकी जो नौसेना थी वो सबसे मजबूत थी, जहाज भी अच्छे थे। तो इन्होंने सूरत में होने वाले इस युद्ध में, 1612 में युद्ध कहां हुआ है, सूरत में। कैप्टन बेस्ट की जो टीम थी, उन्होंने पुर्तगालियों को वहां से हरा दिया और पूर्ण रूप से बाहर निकाल दिया, पूर्ण रूप से भगा दिया। कहां से, सूरत से। तो होता क्या है, जहांगीर इनके मतलब प्रदर्शन था जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। जहांगीर को लगा, अच्छा ये जो मुगल थे ना, इनका काम पता क्या था, देखो सबसे शुरुआत में पुर्तगाली आई, मैंने आपको बताया। तो अकबर और जहांगीर को लगा कि आने वाले जो युद्ध होंगे ना, उसमें ये हमारी क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, क्योंकि भाई इनके पास तकनीक बहुत ही अच्छी थी, जहाज भी हमसे अच्छे थे। ठीक है, और जो नौसेना टुकड़ी थी इनकी, वो भारत के मुगलों की अपेक्षा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थे, लड़ने में सक्षम थे, बहुत अच्छे थे। ठीक है, तो वे अपना काम निकालना जानते थे कि इनको कैसे भी मना लो किसी भी कीमत पे, तो ये आगे आपके काम आएंगे। जहांगीर ने इनका युद्ध प्रदर्शन देखा, बहुत खुश हुआ। जहांगीर ने फिर इनकी एक न सुनी, पुर्तगालियों की एक भी नहीं सुनी, और सन 1613 में सूरत में पहली कोठी स्थापित की गई। कहीं कहीं 1612 आता है, ध्यान देना, कहीं कहीं 1612 आता है, कहीं कहीं 1613 आता है। लेकिन इतिहास के मुताबिक 1613 1612, आप ये ऐसे लिख सकते हैं 1612 या 1613। ठीक है, 1613 में सूरत में इन्हें एक व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है भाई, 1613 में सूरत में इनके व्यापारिक कोठी खुलवा दी, किसने, जहांगीर ने। लेकिन 1613 में तो इन्होंने अपनी कोठी तो खोल ली, ठीक है, उससे हुआ क्या, पुर्तगाली जो थे वे रुष्ट हो गए। पुर्तगाली ने सोचा अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो कुछ था अब एक अधिकार उनका यहां से छीनने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने क्या किया, इन
भारतीय जो जहाज थे ना उनको लूटना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? भारतीय जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। जहांगीर के उसमें 4 पोत थे, ध्यान देना, 4 पोत थे। पोतों का नाम पूछ सकते हैं। पोत मतलब जहाज, पोत मतलब जहाज को कहते हैं भाई, ठीक है। जो 4 जहाज थे तो जहांगीर के, उनका नाम था इंपीरियल, ठीक है। तो 4 इंपीरियल जहाज पुर्तगालियों ने जब्त कर लिए, और उससे जो सामान आना था ना, जैसे नील, ठीक है, नील सोरा से जो व्यापार किया था बहुत ही कीमती सामान था। और जब उन्होंने वे 4 जहाज लूट लिए तो जहांगीर ने मतलब अन्वेषण करा, वो कम से कम करोड़ों रुपए की चपत लगी उससे। करोड़ों रुपए का माल पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। तो जहांगीर की जो माँ थी मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी, क्या नाम था उसका? मरियम उज जमानी, अकबर की जो क्या थी, वाइफ थी, ठीक है। मरियम उज जमानी जो जहांगीर की माँ थी, उसको बहुत ही धक्का लगा, क्योंकि जो उसमें सामान आने वाला था वो उसको बहुत प्रिय था। जहांगीर बौखला गया, बहुत ही गुस्से से भर गया, ठीक है। तब क्या हुआ, जहांगीर ने अपने उसी दोस्त, किसे? मुकरम खां को, मुकरम खान जो जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, लेकिन ये क्या था, इसको इसने सूरत का भी प्रभारी बना रखा था, सूरत का प्रभारी। इसने इसको आदेश दिया कि पुर्तगालियों से जितना हर्जाना हुआ है ना, जितना नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति वसूल करो, ठीक है। तो इसने मुकरम खां को आदेश दिया कि पुर्तगालियों से क्षतिपूर्ति जितनी हुई है करोड़ों रुपए की, सब कुछ ले लो, ठीक है। तो भाई यहां तक तो इनकी ये स्थिति चली। उसके बाद फिर शाहजहां का शासनकाल आता है। शाहजहां का काल आता है। शाहजहां को तो पहले ही देख रहा था, शाहजहां इसका लड़का था जहांगीर का, ठीक है। उसका वैसे नाम क्या था? खुसरो। तो जब शाहजहां का कार्यकाल आया, शाहजहां तो पहले से देख रहा था पुर्तगालियों की नीति क्या थी। इसने उन पे से जितने भी मतलब जो भी उनकी इनकम थी ना, कमाई का जो जरिया था, वो सब वो छीन लिया। पुर्तगालियों ने अपने शासनकाल में व्यापार के दौरान भारतीय जो महिलाएं थी ना, उनको बहुत ही प्रताड़ित किया, और तस्करी के रूप में भी उनका इस्तेमाल ये किया करते थे, जो इनके वास्तविक पतन का बाद में कारण बना, ठीक है। शाहजहां देख रहा था, और इसकी जो मुमताज बेगम थी, उसकी जो दासी थी 4, उनको उन्होंने उठा के बेच दिया, उनको दासी प्रथा में उनको उठा के उसने बेच दिया। तो शाहजहां ने तो भाई शाही फरमान दिया और सभी उनके अधिकार छीन लिए। अब क्या हुआ, पुर्तगाली केवल बंगाल में गंगा नदी तक सीमित रह गई। कहां तक? गंगा नदी तक सीमित रहेगी, ठीक है। और 1532 में 1632 में हुगली तक सीमित रहे, ठीक है। हुगली तक सीमित रहेगी, वहीं तक उन्होंने अपना व्यापार चलाए रखा। उसके बाद बंगाल में क्या था? बंगाल में किसका था? कासिम खान का शासन था, ठीक है। तो मुगल बादशाह ने उसको आदेश दिया कि इनको भाई बाहर निकाल लो, बिल्कुल हमें अब ये मंजूर नहीं कि अभी भारत में रहे, ठीक है। अब कासिम खान तो बेचारा पहले ही घबरा रहा था उनकी नौसेना और बंदूक जो थी उनको देखते हुए, क्योंकि उनके पास बहुत ही उत्कृष्ट तरीके की हथियार थे, ठीक है। भारत के मुकाबले बहुत ही अच्छे तरह के उनके हथियार थे, उनकी नौसेना मजबूत थी भारतीयों से। कासिम खान बेचारा घबरा था, लेकिन फिर भी क्या करता, मरता क्या ना करता, मुगल बादशाह का आदेश था। 1.5 लाख की सेना लेकर, 1.5 लाख की सेना लेकर उसने चढ़ाई कर दी पुर्तगालियों पर, ठीक है। 3 महीने तक युद्ध चला, 3 महीने तक लंबा युद्ध चला, जिसमें मुगल सैनिक 1000 मारे गए, ठीक है।
उसी के साथ साथ इन्होंने 400 ईसाइयों को बंदी बना लिया। ठीक है, तो उसमें पता क्या था, लास्ट में करो या मरो की स्थिति आ गई थी पुर्तगालियों के सामने। तो कुछ तो टुकड़ी इनकी सेना की बच रही थी, और जो कुछ यहाँ पर पुर्तगाली जो निवासी थे, जो यहाँ पर बस गए थे, ठीक है, जो यहाँ पर बस गए थे, उन्होंने भी अपनी संयुक्त सेना के साथ मिलकर युद्ध किया। किसके साथ? कासिम खान की सेना के साथ। लेकिन कासिम खान की सेना 1.5 लाख थी, ठीक है, वो भी कम रह गए थे। 400 से 600 के बीच उनकी क्या थी? संख्या थी। उसके बावजूद भी मतलब कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि 400 तो ईसाई जो सैनिक बचे थे, या पुर्तगाली जो बचे थे 400, वो तो मुगलों ने उनको क्या किया? बंदी बना लिया। उनके सामने ऑप्शन पेश किया गया, उनको विकल्प दिया गया किस चीज का? या तो दास्ता स्वीकार कर लो, या इस्लाम धर्म अपना लो। ठीक है भाई, या तो दास बन जाओ या इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाओ। ठीक है, तो धीरे धीरे कुल मिलाकर ऐसे ही चलता रहा, और पुर्तगाली जो प्रशासन था वो अपने पतन की ओर अग्रसर होता गया। उसी के दौरान फिर क्या होता है, इनका यहाँ से पतन हो जाता है, और बाद में, अच्छा, पतन के इनके कारण वास्तव में तो यही रहे कि भाई इन्होंने बहुत ही अत्याचार किया। इनकी जो नीति थी व्यापार की कम और अत्याचार से भरी थी। जैसे भारतीय महिलाओं से विवाह करने की जो नीति थी अल्बुकर्क की, वो इनको लेकर बैठ गई। ठीक है, पतन की ओर अग्रसर हुए उस अपनी उस नीति के कारण। ठीक है, दूसरी, इन्होंने दास्ता प्रथा बनाई। भारतीय लड़कियों को उठाकर क्या करते थे? विदेशों में भेज देते थे। ठीक है, दूसरी बात, अन्याय से भरे जो वैसे कर आरोपित जनता पे इन्होंने कर दिए थे। ऐसे बहुत सारे कारण हुए। दूसरा कारण ऐसा हुआ कि 1588 में अंग्रेज और स्पेन का युद्ध हुआ। 1588 में स्पेन क्या था? पुर्तगाल स्पेन में लग गया था उस टाइम पे। आने वाले समय में पुर्तगाल जो था वो स्पेन के अंतर्गत ही आ गया था। ठीक है, और एक संयुक्त युद्ध हुआ था अंग्रेजों का स्पेन से। तो फिर स्पेन ने क्या किया? सारी शक्तियां जो थी अपने नियंत्रण में ले ली थी पुर्तगाल की। ठीक है, तो भारत में भी तो वही नीति थी। भारत में कौन चलाता फिर नीति? स्पेन ही चलाता, क्योंकि पुर्तगाल तो स्पेन का दिन था। ठीक है, तो स्पेन ने निर्णय लिया कि भाई तुम यहाँ से छोड़ दो, हम तो केवल पश्चिमी देशों तक ही अपना सीमित रह लेंगे, यहीं पर खा कमा लेंगे जो भी है। ठीक है, तो एक तरीका का पतन का ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, अब इनके बाद आते हैं डच। इनके बाद कौन आते हैं? डच। डच कौन थे भाई? डच जो थे वो हॉलैंड के निवासी थे। आप इसको नोट कर लेना, हॉलैंड के निवासी। डच कौन थे? हॉलैंड के निवासी, जो आज के समय में नीदरलैंड बोला जाता है। क्या है? नीदरलैंड, एक यूरोपीय कंट्री। ठीक है, डच जो थे ये एक वाहक का काम करते थे। किसके लिए? पुर्तगालियों के लिए। पुर्तगाली जो यहाँ से माल भेजते थे वो लिस्बन जाता था। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वो कहाँ जाता था? लिस्बन। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी। तो ये क्या करते थे डच लोग? डच क्या करते थे, इनका माल जो था ना उसको एंटवर्प ले जाते थे। एंटवर्प, ये डच इसको एंटवर्प तक ले जाते थे। एंटवर्प कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। एंटवर्प कहाँ है? स्विट्जरलैंड में एक पतन है, यानी कि एक बंदरगाह है। ठीक है, जो कि प्राकृतिक तौर पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही बड़ा बंदरगाह था। तो डच क्या करते थे, इनका माल ले जाके लिस्बन से एंटवर्प ले जाते थे, और फिर एंटवर्प का एक इतना विशाल बाजार था, वहां पर सभी माल यहाँ से निर्यात जो किया जाता था, जैसे शोरा, ठीक है, सूती वस्त्र। अच्छा, डचों ने ना
मसाला का व्यापार तो किया ही किया, लेकिन इसके साथ भारत से इन्होंने सूती वस्त्र का व्यापार अधिक किया और उसी से इन्होंने लाभ कमाया। अब तक का सूती वस्त्र का जो व्यापार करने में की शुरुआत जो की थी वो डचों ने की थी। ठीक है, इसको आप लिख लेना, सूती वस्त्र का निर्यात जो शुरू किया था वो किसने किया था? डचों ने किया था। ठीक है, मसालों के साथ साथ। अब ये देखते थे कि भाई लिस्बन पुर्तगाल से जो माल आता है, पुर्तगाली क्या कर रहे हैं भाई, भारत एक देश है, डचों को पसंद था। इनको केवल इतनी जानकारी थी कि भारत एक देश है, कहाँ पर? दक्षिणी पूर्वी एशिया में, और वहां पर पुर्तगाली गए हुए हैं, माल आता है वहां से, पुर्तगाली हमें निर्यात करते हैं और हम इसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। इसके अलावा डचों का अपना भी व्यापार था, कहाँ पर? इंडोनेशिया में। डचों का जो अपना व्यापार था, डच व्यापार कहाँ पर था? इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया से बहुत अधिक व्यापार करते थे, इसका? मसालों का, नील, सोरा आदि। तो यहाँ से कीमती जो चीजें जाती थी, ये इसका व्यापार करते थे। लेकिन उस समय तक क्या था, ये केवल इंडोनेशिया तक ही सीमित थे। ठीक है, इनको मालूम नहीं था। बाद में जब ये क्या करते थे, जब मालवाहक का काम करते थे, इनका ढोने ले जाने का, एंटोप ले जाते थे, इन्होंने इच्छा अपनी जाहिर की। ठीक है, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि क्यों ना हम भी भारत चले, वहां से व्यापार करें। इसी के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1596 का वर्ष आता है। 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन एक डच नागरिक, क्या है? डच नागरिक है, और इसने क्या किया? भारत का दौरा किया, यात्रा की। ठीक है, ये कहां पहुंचा? कैप ऑफ गुड होप होते हुए। देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में कौन था? वास्को डी गामा। ठीक है, जिसने भारत की समुद्री रास्ते से खोज की थी, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते। ठीक है, नीचे दक्षिण अफ्रीका से होते हुए वो कहाँ आया था? कहाँ था वो? कालीकट में। तो पुर्तगालियों के लिए तो उसने खोज की थी, और डच के मामले में डच नागरिक था कार्नेलिस डी हाउटमैन, जिसने डचों के लिए क्या किया था? भारत की खोज की थी। उसने पुर्तगालियों की थी, इसने डच के लिए। ठीक है, और वो कहां पर आता? कालीकट में आता। कार्नेलिस डी हाउटमैन कहां पर आता? सुमात्रा द्वीप और बैंटम। ठीक है, ये यहां पर पहुंचा था। अब इसने देखा कि पुर्तगाली जो थे ना, मतलब वहां पर तो मसाला व्यापार बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात, सूरत से सबसे ज्यादा कपड़ा ले जाया जाता था। ठीक है, अब इसने एक अपनी कंपनी स्थापित करने की नीति बनाई कि आप भी भारत में अपनी कंपनी खोल लो, व्यापारिक संस्था अपनी स्थापित कर लो। ठीक है, तो अब इन्होंने डच संसद से अनुमति ली, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, जिसका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। ये पूछ लिया जाता है, इनकी कंपनी का नाम क्या था? ये क्या है? ये डच की अपनी भाषा थी, जिसमें इसका नाम था ये वेरिंग दे ओस्टे इंडसे कंपनी। ठीक है, वैसे इसका जो नाम था वो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया, और डच के जो व्यापारी थे बहुत सारे थे। ठीक है, तो
उन्हें क्या किया, इन्हें आज्ञा पत्र प्रदान किया। कहाँ पर, भूमध्य सागर का जो एरिया है ना, पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में, ठीक है। अब पूर्वी भूमध्य सागर बोल जा तो भाई पूर्व साइड तो था ही, ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागर, ठीक है, और नीचे लाल सागर, और इस तरफ क्या पड़ता था फिर वो पूर्वी एशिया, वो दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, तो फिर सीधे कहां पर आ गई, भारत आ गई, ठीक है। और भारत आके इनको जो अधिकार दिए गए थे कंपनी द्वारा, वो संसद द्वारा 1602 में, कि आप युद्ध कर सकते हो, ठीक है, किसी इलाके का हरण कर सकते हो, ठीक है, किले बना सकते हो, अपने किले बनने की आपको अनुमति है, ठीक है भाई। तो ये सबसे पहले आए, और इनकी जो सबसे पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई वो कहां पर हुई, 1605 में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मसूलीपट्टनम में पहली इनकी कोठी खुली, मसूलीपट्टनम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है भाई। पहली कोठी इन्होंने अपनी पहली कोठी की स्थापना की मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इसके बाद तो अच्छा, इनका ना सबसे ज्यादा जो व्यापार था वो कहां से था, पूर्वी भारत से, सबसे ज्यादा इनका जो व्यापार था पूर्वी भारत से, ठीक है। पूर्वी भारत जैसे ये होगा ना इधर का एरिया, ये, क्योंकि ये बोलता है कोरोमंडल तट, क्या है, कोरोमंडल तट, यहाँ तक। तो इनके अंतर्गत इन्होंने अपने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की इन्होंने दीवानी प्राप्त कर ली, ठीक है। उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ते गए, जैसे चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, ठीक है। तो इनमें इनका इन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। 1631 में इन्होंने अपना ये मलक्का पर भी अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। फिर 1641 में इन्होंने क्या किया, श्रीलंका भी जीत लिया इधर से, ठीक है भाई। तो ये कोरोमंडल तट के, और इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी व्यापारिक कोठी यहाँ स्थापित की। वो क्यों की, आपने पढ़ा भी हो अगर, ये क्या थी, पूर्वी साइड में ज्यादातर अपनी कोठी स्थापित कर रही थी। उसका कोई रीजन पता है आपको, कारण क्या था, क्योंकि ये क्या थे, सबसे पहले यहाँ पर इंडोनेशिया में ये व्यापार कर रहे थे, ठीक है। तो इनका केवल एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था कि आप इंडोनेशिया में तो आप व्यापार कर ही रहे हो, इंडोनेशिया के साथ साथ आप इस पूर्वी क्षेत्र पे अपना नियंत्रण भी रख सकते हो इससे, ठीक है, यहाँ का भी देखना और यहाँ की भी निगरानी रख सकते हो, ठीक है। तो इसका रीजन सबसे महत्वपूर्ण ये था पूर्वी क्षेत्र में अपनी कोठी स्थापित करने का, कि ये इंडोनेशिया में शुरू से व्यापार कर रहे थे, ठीक है भाई। इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा जो अपनी कोठी थी वो यहाँ पर स्थापित, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल हम इतना ही, मिलते हैं फिर आगे की क्लास में, ठीक है, जिसमें हम डच से संबंधित आगे की और जानकारी को साझा करेंगे, और जितने भी जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा में पूछे जाने, जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको हम इसमें उजागर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो भी जितने भी आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या नए विजिटर्स आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो आप कृपया करके सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, नमस्कार।